चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों। जितने मेरे बच्चे हैं साध्य पीएससी एकेडमी की इस टेक्निकल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और आज का जो महामैराथन है आप लोगों के लिए एनर्जी बूस्टर की तरह होगा, क्योंकि आप लोग विगत 6 घंटों से हमारे महामैराथन से ऑलरेडी जुड़ चुके थे। और ये जो बूस्टर जो सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आपके लिए एक बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर एनालिसिस है। हम चाहते हैं कि सीडीपी के थ्रू आपके जितने अदर सब्जेक्ट के जो पैडागॉजी हैं, चाहे पर्यावरण के पैडागॉजी हो, चाहे गणित के पैडागॉजी हो, चाहे विज्ञान के पैडागॉजी हो, चाहे सामाजिक विज्ञान के पैडागॉजी हो, चाहे हिंदी के पैडागॉजी हो, चाहे अंग्रेजी के पैडागॉजी हो, सीडीपी के थ्रू चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागॉजी के थ्रू आपके बाकी सब्जेक्ट के जो पैडागॉजी हैं वो तैयार हो जाना चाहिए। चलिए, सबका स्वागत है। रुक्मणी वर्मा जी गुड आफ्टरनून, कनेश्वरी जी गुड आफ्टरनून, शीत कुमार, जितने बच्चे हैं सबको गुड इवनिंग, परमेश्वरी जी चलिए सबको गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सुशीला जी चलिए स्वागत है। चलिए, सबका स्वागत है इस सेशन में। चलिए, कुछ चाय नाश्ता हो गया आप लोगों का? चलिए, एक बार जोरों शोरों से लाइक कर देंगे। चलिए, जितने नोनी बाबू जितना जन जुड़े हो एक बार जोरों शोरों से वीडियो लाइक कर दो, है ना। लाइक करे का फ़ायदा मिलते पता है ना, थोड़ा सा गुरु जी ला मोटिवेशन मिल जाते आप मन की सहायता से। रामेश्वर भाई राधे राधे, सबको राधे राधे दोस्तों, है ना। चलिए, गुड आफ्टरनून राकेश दोस्त, ललका जी, ममता जी, सबका स्वागत है। जितने भी मेरे बच्चे जो सीजी शिक्षक भर्ती या सीजी टेट या सी टेट या एकलव्य स्कूल का भी जो वैकेंसी आने वाला है, नवोदय स्कूल का जो वैकेंसी आने वाला है, भर भर के वैकेंसी आने वाला है। अभी आप सबको पता है छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षक पद आने वाले हैं। 23 जून को आपका सीजी टेट है, 7 जुलाई को आपका सी टेट है। कुछ दिन बाद केवीएस और नवोदय में आपको बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप तत्पर रहेंगे, सर जी थोड़ा फास्ट कराओ, बिल्कुल थोड़ा सा फास्ट ही कराबो, काबा कि आप मन ऑलरेडी जुड़ चुके हो। 6 घंटा तक ले आप मन महामैराथन से जुड़े रहो। जय जय श्री राम। चलिए, एक बार जोरों शोरों से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पहले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ और पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों क्या। चलिए, राधे राधे सभी मित्रों को, सभी बंधुओं को। निम्नलिखित में से सृजनशील का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? मेरे जितने बच्चे हैं इसका आंसर देंगे। एक एक बच्चे के आंसर मैं रीड करूंगा, तो मेरे जितने बच्चे हैं सब इसका आंसर देंगे कि कौन सा इनमें से सृजनशील का प्रमुख तत्व नहीं है। ए मौलिकता, बी अनुशासन, सी धारा प्रवाहिता और डी लचीलापन। आप सबको पता है दोस्तों, मैंने अपनी क्लास में सृजनशीलता या क्रिएटिविटी के कुछ तत्व बताए थे। इस क्रिएटिविटी के तत्व में मैंने बताया था कि कुछ क्रिएटिविटी के कुछ तत्व होते हैं। चलिए, संजय भाई, संजनी जी, जितने भी बच्चे हैं मेरे सबको गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, है ना। चाय वाय आप लोग पी लीजिए, क्योंकि थके हारे होंगे। चाय पीते पीते क्लास का एंजॉय कीजिए, मज़ा लीजिए। सीडीपी को आराम से सीखना है हमको, है ना। चलिए, आंसर भी आ चुका है आप सभी का और बहुत बेहतरीन आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया, जितने मेरे बच्चे हैं सबका आंसर आ रहा है। जोरों शोरों से इसको वीडियो को लाइक करेंगे। निम्नलिखित में से सृजनशील का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? क्या सृजनशील के प्रमुख तत्व नहीं है? चलिए, आपको बताया था कि सृजनशील का प्रमुख तत्व में मौलिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? मौलिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मौलिकता तो होनी चाहिए। आपके आंसर देने का तरीका 1A, 1B, 1C और 1D, इस प्रकार का आंसर आप देंगे ताकि मेरे को किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो इसको रीड करने में आसानी से नहीं हो। तो मौलिकता इसका आंसर होगा, धारा प्रवाहिता बिल्कुल होगा और लचीलापन बिल्कुल होगा। तो क्या नहीं पूछा है? तो अनुशासन इसके तत्व नहीं है। क्या इसके तत्व नहीं है? अनुशासन इसके तत्व नहीं थे। तो जितने मेरे बच्चे 1 का बी वाले थे बिल्कुल सही जवाब, और जिनका आंसर अगर ए रहा होगा, सी रहा होगा, डी रहा होगा, उनसे निवेदन है उन लोग अपने सिलेबस को एक बार देखेंगे, अपने पाठ्यक्रम को देखेंगे, अपने नोट्स को देखेंगे और उसमें सुधार करेंगे कि सृजनशीलता के, क्रिएटिविटी के लिए कौन से मौलिक तत्व नहीं है। अनुशासन। चलिए, अनुशासन नहीं है दोस्तों, ठीक है, बाकी तीनों चीज़ें। सेकेंड प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूँ। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्था है? स्टार्टिंग के जो सवाल है 1-2 प्रश्न बहुत इजी टाइप के हैं, ठीक है। इजी टाइप के प्रश्न में 1-2 प्रश्न लाया हूँ। इसके बाद भारी भरकम आपको लेवल का एग्जाम का देखा जाएगा, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। चलो, बहुत बढ़िया। चलिए, सबका आंसर आ चुका है। एक बार जोरों शोरों से वीडियो लाइक कर देंगे। चलिए, जीन पियाजे के अनुसार क्या दिया था जीन पियाजे ने? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत।
सब बढ़वो एक साथ गढ़वो 33,000 में एक पोस्ट लेवो। चलो बहुत बढ़िया। संज्ञानात्मक बाल विकास का सिद्धांत दिया था, इसने 4 अवस्था में बांटा था। कितने अवस्था में बांटा था जीन पियाजे महोदय ने? चलिए, आपके चच्चा है जीन पियाजे जी, है ना, आप लोग का फेवरेट टॉपिक है चच्चा जी। चलिए जोरों शोरों से लाइक कर देंगे जीन पियाजे के नाम से। और ये 4 अवस्था कौन सा है? पहला है संवेदी गामक अवस्था। कौन सा है? संवेदी गामक अवस्था। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज को बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या बोलते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए, जितना मोर जम्मो संगवारी हो, जितना भी छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जितना संगवारी है, गुड आफ्टरनून सबला जो नया जुड़ा था हो, एक बार जोरों शोरों से लाइक कर दो वीडियो ला। और जिन प्याजे बोलते कि संवेदी गामा अगर पहला अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरा अवस्था है, तीसरा बोलते मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अंग्रेजी में घलो एला पढ़बो, ठीक है, छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी, हिंदी तीनों भाषा में एला जानबो कि जिन प्याजे हमारे चच्चा काका बोल के गए। चलो बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, बिल्कुल चेंज हो चुका है हेमा जी, है ना, चेंज हो चुका है आज। चलिए, और आखिरी आता है आपका औपचारिक। आखिरी कौन सा अवस्था है? औपचारिक। तो चलिए एक बार जल्दी से देख देते हैं। पहला है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलिए बहुत बढ़िया, जितने मेरे बच्चे सबका आंसर था सर जी 4 अवस्था होती है। इसी ने स्कीमा का सिद्धांत दिया था, इन्होंने बताया था कि अनुकूलन क्या है, इन्होंने ही बताया था आत्मसातीकरण क्या है, इन्होंने ही बताया था समायोजन क्या है। चलिए बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन है शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा जा चुका है। जय जय श्री राम, बहुत बढ़िया, जय जय श्री राम सभी को, है ना। चलिए एक बार जोरों शोरों से वीडियो को भी जय जय श्री राम लाइक कर देंगे और चलिए इसका आंसर देंगे। और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करता है। यह कथन किसका है? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्कैनर्जी, सी पेस्टोलॉजी और डी रविंद्रनाथ टैगोर। क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था? क्या पेस्टोलॉजी ने, कि स्किनर ने, कि स्वामी विवेकानंद? बहुत बढ़िया। चलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जितने मेरे बच्चे हैं सबको। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक बार जोरों शोरों से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और इसका आंसर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क्या? स्वामी विवेकानंद जी। हमारे युवाओं का, हम युवाओं का क्या है, ये प्रेरणा स्रोत है। इसका एक स्टेटमेंट है, उठो जागो और तब तक मेहनत करो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। तो आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है 23 जून को जो सीजी टेट होने वाला है, 23 जून को जो सीजी टेट होने वाला है, 33,000 के लिए जो शिक्षक भर्ती आने वाला है, उसमें पात्र होकर 1 पोस्ट अर्जित करना है ना। तो स्वामी विवेकानंद जी का 2 स्टेटमेंट याद रखना है, उठो जागो और तब तक मेहनत करो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। चले बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों का। सबका आंसर ए था, खुशी होती है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर ए। चलिए जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जरा सेकंड समय निकाल कर आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीखने के प्रयास और भूल के सिद्धांत को किसने दिया था? चलिए सीखने के प्रयास और भूल के सिद्धांत, इसी सिद्धांत को अनेकों नाम से जानते हैं, अनेकों नाम से जानते हैं, जैसे कि प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। बहुत सारे सिद्धांत है ना। अभ्यास का नियम भी इसी में शामिल है, अभ्यास का नियम है, प्रयत्न का नियम है जिसको प्रभाव का नियम बोलते हैं, तत्परता का नियम बोल देते हैं। बहुत सारे अलग अलग नियम हैं और ये सभी के सभी को एक ही व्यक्ति ने दिया था। उसका क्या नाम है आप सबको पता है? चलिए चलिए आंसर दीजिए, क्या नाम है उसका? बहुत सुंदर, चलिए बहुत बढ़िया। तो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था किसने? थार्नडाइक ने, थार्नडाइक ने दिया था। ये थार्नडाइक ने दिया था, बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था। किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? बिल्ली पर। बिल्ली को पिंजरे में बंद रख दिया और इसके अंदर पिंजरे पे बंद रख के एक लीवर वाले है ना, उस पर क्लिक कराते थे, सामने मृत मछली, सामने क्या रख दिया था? मृत मछली। पिंजरे में बंद करके एक लीवर था जिसके ऊपर अगर ये पैर रखती थी तो ये दरवाजा खुल जाता था, बिल्ली बाहर आके इस मृत मछली को खा जाती थी। तो एक्सपेरिमेंट किस पर था? बिल्ली और मृत मछली पर। किस पर था? मृत मछली पर। बार बार बिल्ली क्या करती थी? भूल करती थी। बार बार बच्चे क्या करते हैं? भूल करते हैं। आपको एक टीचर होने के नाते अगर बालक भूल करता है, बालक क्या करता है? भूल करता है, तो उसको बार बार क्या कराना है? आपको
प्रयास कराना है, क्योंकि प्रयास करेगा बच्चा, त्रुटि करेगा बच्चा, भूल करेगा बच्चा तो जल्दी क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया, थार्नडाइक ने। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, थार्नडाइक ने। अभ्यास के इन्होंने 3 नियम बताए थे। इन्होंने मुख्य नियम और गौण नियम में बांटा था, मुख्य नियम और गौण नियम में बांटा था। इसके कितने मुख्य नियम हैं, 3, और गौण नियम कितने हैं, 5। मुख्य नियम कौन कौन से हैं, तो इसके मुख्य नियम हैं अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, और इसी को बोलते हैं दोस्तों तत्परता का नियम। क्या बोलते हैं, तत्परता का नियम। इसके 5 गौण नियम कौन कौन से हैं, तो इसके 5 बहुक्रिया का नियम, अंशकालीन क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, सदृश्यता का नियम। ये 5 नियम इन्होंने गौण नियम के रूप में दिए थे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए स्टिमुलेशन रिइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दिया था, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सुंदर। जितने बच्चे थे सबका आंसर आ चुका है, थार्नडाइक होगा सर जी। बाकी कि उन्होंने क्या क्या दिया, कोहलबर्ग क्या दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग ने क्या दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत। पावलोव ने क्या दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल थ्योरी। और स्किनर ने क्या दिया था, तो स्किनर ने दिया था सिर्फ पुनर्बलन को दिया था। क्या दिया था, पुनर्बलन के बारे में। लेकिन अगर पूछा जाएगा पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बोलेंगे पुनर्बलन का सिद्धांत सर जी C.L. हल ने दिया था। किसने दिया, किसने दिया था, C.L. हल। चलिए जोरों शोरों से एक बार लाइक कर देंगे दोस्तों। टारगेट है 2000 लाइक्स का, तो जब तक आप लोग लाइक करोगे नहीं तब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं होगा। एक एक बच्चों का मैं कमेंट रेट कर रहा हूँ। चलिए लाइक करेंगे, है ना। चलिए पुनर्बलन का सिद्धांत पूछेगा तो C.L. हल। और पुनर्बलन के महत्व के बारे में किसने बताया, है ना। इतनी भीषण गर्मी में दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिस सेट से मैं क्वेश्चन, ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके सब टॉपिक को कवर कर लेगा। ये टॉपिक है अधिगम से। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए जितने बच्चे हैं बहुत सुंदर। चलिए जोरों शोरों से लाइक कर दिए, बहुत आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके लिए अगला क्वेश्चन है, बिग व हंट के अनुसार खाली स्थान की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। बिग व हंट के अनुसार कौन सा वो शब्द है जिसकी विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने का परिवर्तन क्या है, परिवर्तन है। इसमें 4 अवस्था दिया है और 4 अवस्था को एक सूटेबल वर्ड होगा परिवर्तन, और ये परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो कौन सा उस सूटेबल, कौन से ऐसे ऑप्शन को आप फिट करोगे जिसका नाम है परिवर्तन। जय जोहार, जय जोहार। चलिए जितने बच्चे हैं लाइक कर दिए सर, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत सुंदर। जितने मेरे बच्चे हैं सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। जितने मेरे बच्चे हैं बिल्कुल CDP आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप CDP स्ट्रॉन्ग कर लिए शिक्षक भर्ती में, CG टेट में, तो आपके हिंदी के पेडागॉगी आसानी से बनेंगे, आपको इंग्लिश के पेडागॉगी आसानी से बनेंगे। बोलते हो ना इंग्लिश में नंबर कैसे ज़्यादा आएगा, इसके थ्रू ही आएगा। चलिए और EVS का पेडागॉगी, साइंस के पेडागॉगी, मैथ्स के पेडागॉगी, सोशल साइंस के पेडागॉगी इसी CDP से बनेगा। तो CDP क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इसका CDP, इसका पेडागॉगी आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो बाकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए जितने बच्चे हैं सबने लाइक कर दिया है, जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं कर देंगे। और परिवर्तन शब्द जुड़ा है किशोरावस्था में, इसी को बोलते हैं, याद करो दोस्तों, तनाव व तूफान की अवस्था। बहुत सारे नाम से जानते हैं, ठीक है, तनाव व तूफान की अवस्था। क्योंकि इस समय परिवर्तन क्यों होता है, परिवर्तन होता है दोस्तों इस समय 12+ में परिवर्तन क्या क्या होता है, लड़कों में मुँह छा जाता है, लड़कों में क्या आ जाता है, मुंह छा जाता है, लड़कों की आवाज़ मोटी हो जाती, कौवा टाइप का, है ना। और जो लड़कियां हैं इनकी आवाज़ थोड़ी सी पतली हो जाती है ना, कोयल जैसी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए पेडागॉगी में ही सिलेक्शन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बहुत बढ़िया, ठीक है। और लड़कियों में क्या हो जाता है, थोड़ा सा इनके शारीरिक स्ट्रक्चर बदल जाते हैं, लड़कों के शारीरिक स्ट्रक्चर बदल जाते हैं। और इस समय जो माइंड का स्तर रहता है दोस्तों, वो तनाव और तूफान की अवस्था में रहता है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। इसीलिए क्या बोलते हैं यहाँ पे परिवर्तन। परिवर्तन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लड़कों का मुँह छा रहा है, लड़कियों के शारीरिक चीज़ों में परिवर्तन हो जाता है, आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, परिवर्तन। चलिए, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा, ए श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य बुद्धि और मंद बुद्धि। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए सर 120 लाना है तो रणनीति क्या होगी, किसमें 120 लाना है, शिक्षक भर्ती में कि CG टेट में। चलिए आंसर बताइए, क्या बोलना चाह रहे हैं, स्वर्णकाल भी कहते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार जोरों शोरों से लाइक कर देंगे और इसका आंसर बताइए। जितने मेरे बच्चे हैं किसकी बुद्धि लब्धि 105 है, IQ लेवल कैसे निकालते हो आप लोग, IQ लेवल कैसे निकालते हो, सबको पता है कि सर जी IQ लेवल कैसे निकालते हैं, किसी बालक का मेंटल एज बटे
क्रोनिकल एज गुना 100, क्रोनिकल एज मतलब 100, ठीक है, क्रोनिकल एज मतलब 100। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे आप लोग IQ निकालते हो, और IQ कैसे निकाल चुके हो आप लोग? जी हाँ, चलिए मेरे जितने बच्चे हैं बिल्कुल इसका आंसर दे रहे हैं, सटीक आंसर आ रहा है आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए 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 बहुत सुंदर, जितने बच्चे हैं बहुत बढ़िया। कैसे निकालते हो IQ? मेंटल एज मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। चलिए बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा क्या? सामान्य बुद्धि। सबको मैंने बताया था कि अगर IQ लेवल कितना आ जाएगा, 90 से 110 के बीच आ जाएगा, तो ये बालक कैसा होगा? सामान्य बुद्धि का होगा, औसत बुद्धि का होगा। और यहाँ पे कितना है? 105 है, तो 90 से 110 के बीच क्या आता है? 105 आता है। बहुत बढ़िया, जितने मेरे बच्चे हैं बहुत सुंदर। चलिए टारगेट कंप्लीट कीजिए। हमारा टारगेट कितना है आप सबको पता है? हमारा टारगेट है 1000 लाइक्स का। चलिए लॉरेंस कोहलबर्ग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या क्या बात को लगा था। चलिए जितने बच्चे हैं बहुत सुंदर। चलिए लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। कौन से शोध के लिए जाने जाते हैं? क्या चना मुर्रा खा के चले गए क्या लॉरेंस कोहलबर्ग? नहीं, इन्होंने विकास के क्षेत्र में कुछ खास काम किया था। क्या किया था? भेड़ बनाया था क्या आप लोगों के लिए? नहीं, इन्होंने क्या किया था? संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, कि शारीरिक सिद्धांत, कि नैतिक सिद्धांत, कि गामक सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बिल्कुल इसका आंसर देंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग इंपॉर्टेंट है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या दिया था? 3 स्तर, 3 लेवल और 6 स्टेज, 3 लेवल और 6 स्टेज, 6 चरण की बात की थी। क्या क्या था अभी सरसरी तौर पे देख लेंगे, लेकिन क्या था ये? बहुत बढ़िया। चलिए सी सबका आंसर मैं पढ़ पा रहा हूँ, बिल्कुल ये है नैतिक विकास का सिद्धांत। तो याद रखना ये लॉरेंस कोहलबर्ग एक टाइप के आपके बाबा उम्र के थे, है ना, लगभग 60-65 उम्र के थे। इसका एज हो चुका था 62-65 साल, और इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। और नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तर, कौन कौन से 3 स्तर? तो याद रखना पूर्व पारंपरिक। 3 स्तर कौन कौन से होंगे? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक जिसको रूढ़िवादिता भी बोल सकते हैं, पूर्व रूढ़िवादिता, और पोस्ट क्या बोलेंगे? उत्तर पारंपरिक। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता दूं भैया, प्री कन्वेंशनल स्टेज, सॉरी प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और उत्तर कन्वेंशनल लेवल, ये 3 स्तर में बांटा। ये 3 स्तर में किसने बांटा था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। पूर्व पारंपरिक, प्री कन्वेंशनल, पारंपरिक कन्वेंशनल, और तीसरा कौन सा था? उत्तर पारंपरिक, पोस्ट कन्वेंशनल। चलिए बहुत सुंदर। चलिए जितने बच्चे थे सबका आंसर था सर जी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। चलिए एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है बेटी। यह उदाहरण क्या दिखाता है? ए सम्मिलन, बी समायोजन, सी संरक्षण, और डी वस्तु का प्रदर्शन। ये मैं जितने मेरे बच्चे हैं सबसे आंसर चाहता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक बार जोरों शोरों से लाइक कर दीजिए यार, है ना, क्योंकि लाइक अगर करते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा इतनी गर्मी में, है ना। चलो चलिए जितने मेरे बच्चे हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये जीन पियाजे से प्रश्न है, इनडायरेक्टली एप्लीकेशन क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए शाम का समय है, मस्त चाय का चुस्की लेते लेते बढ़िया पढ़ाई करो, ठीक है। कल संडे है, कल एंजॉय कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक एक बच्चों का देख पा रहा हूँ। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए बहुत सुंदर आंसर आ चुका है, बहुत सुंदर। चलिए ठीक, वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत सुंदर। चलिए बहुत सुंदर सर, इस वीडियो को कंटेंट में डाल देंगे, बिल्कुल डाल देंगे, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सबको पता है कि जीन पियाजे के अनुसार इसको क्या बोलते हैं? सम्मिलन। क्या बोलते हैं? सम्मिलन।
सम्मिलन बोलते हैं। कहने का मतलब यह है अपने पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से क्या कर रही है, मिला रही है। पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से क्या कर रही है, मिला रही है। ठीक है, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से क्या कर रही है, मिला रही है। इसे क्या बोलते हैं, सम्मिलन बोलते हैं, आत्मसातीकरण। क्योंकि पुराना ज्ञान क्या है, यहाँ पे पुराना ज्ञान क्या है, तो पुराना ज्ञान है उसके चिड़िया। पुराना ज्ञान क्या है, चिड़िया, है ना। तो पुराना ज्ञान है चिड़िया और नया ज्ञान क्या मिल रहा है उसको भैया, तो नया ज्ञान है उसका पतंग। तो देख रही कि चिड़िया भी तो ऐसी उड़ती थी जैसे पतंग उड़ता था। ठीक है, चिड़िया भी ऐसी उड़ती थी। तो नए ज्ञान का पुराने ज्ञान में मिलना, पुराने ज्ञान का नया ज्ञान में मिलना क्या कहलाता है, सम्मिलन कहलाता है, आत्मसातीकरण क्या कहलाता है, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन कहलाता है। चलिए, जितने बच्चे थे सबका आंसर सही था, बिल्कुल सही था। चलो, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को खाली स्थान सहायता करता है। चलिए, बढ़िया प्रश्न है। सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, किसकी सहायता के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, जिन बच्चे लोग, धन्यवाद जिन अभी तक वीडियो को लाइक कर दिए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसका आंसर बताइए कि सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, इसके लिए क्या सहायक हो सकता है, स्व अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठ्यचर्या का विस्तार, संज्ञानात्मक वर्गीकरण। चलिए बताइए, सामाजिक आर्थिक लिखा है, ठीक है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा। सर कल सीडीपी क्लासेस होगी कि नहीं, कल छुट्टी है, ठीक है सर, एक बार सबको अच्छे से समझा दीजिए, बिल्कुल है ना। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, आंसर आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है आप लोगों का। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, स्व अधिगम मॉडल। अब बाकी देखते हैं, जो सामाजिक आर्थिक से जूझ रहे बालक हैं, इनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, किससे प्रभावित होगी भैया, किससे प्रभावित होगी, उसके स्व अधिगम मॉडल से। बाकी देखते हैं, विभेदित निर्देश, पाठ्यचर्या का विस्तार, संज्ञानात्मक वर्गीकरण। विभेदित निर्देश, अलग अलग निर्देश रहेगा क्या सबके लिए, नहीं, तो विभेदित निर्देश तो बिल्कुल नहीं होगा, अलग अलग निर्देश तो होगा नहीं। पाठ्यचर्या का विस्तार कर दोगे क्या, नहीं, सिलेबस को थोड़ी बढ़ा दोगे, ये नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, संज्ञानात्मक वर्गीकरण बिल्कुल नहीं कर सकते, तो संज्ञानात्मक वर्गीकरण बोला वो नहीं कर सकते। चलो, एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, एक कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नताओं के क्षेत्र में हो सकते हैं, ए रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, उपरोक्त सभी। चलिए, आप सबको मैंने बताया था व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता दो प्रकार के होते हैं, अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता और अंतरा व्यक्तिगत विभिन्नता। दो व्यक्ति अलग अलग होते हैं, क्या दो व्यक्ति अलग अलग होंगे रुचि में, क्या दो व्यक्ति अलग अलग होंगे सीखने में, क्या दो व्यक्ति के चरित्र अलग अलग हो सकते हैं, कि उपरोक्त सभी, क्या उपरोक्त सभी हो जाएगा क्या। चलिए, चलिए चलिए आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, मेरे जितने बच्चे थे क्लियर आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। खाटी आंसर, इसको बोलते हैं क्या, खाटी आंसर। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए, तो व्यक्तिगत विभिन्नता सबका अलग अलग है। रामू श्यामू से अलग इंटरेस्ट है, उसको पढ़ने का मन नहीं लगता, श्यामू को पढ़ने का मन लगता है ना। सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, सबके सीखने का तरीका अलग अलग होता है। कोई स्लो लर्नर है, कोई इंटेलिजेंस है, किसी का चरित्र अलग है, कोई थोड़ा सा संवेदनाहीन है, जिसमें किसी में संवेदना भरी पड़ी है, तो सब अलग अलग है। चलिए, दो प्रकार के मैंने बताया था, अंतः व्यक्तिगत और अंतरा व्यक्तिगत। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न पूछता है कि व्यक्ति के द्विखंड सिद्धांत, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। मैंने बताया था कि बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत किसने दिया है, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, और एक और बताया था बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है। चलिए, तो यहाँ पे आपसे पूछा है बुद्धि का क्या, बुद्धि का एक तत्व, द्वितत्व, बहुकारक। तो यहाँ पूछा बुद्धि का द्विखंड, ठीक है, दो एलिमेंट या दो भागों में किसने बांटा था। वे दो खंड कौन कौन से थे, जनरल और स्पेशल।
सामान्य और विशिष्ट। सामान्य और विशिष्ट ये किसने बोला था? क्या स्पीयरमैन ने बोला था, कि थर्स्टन ने बोला था, कि गिलफोर्ड ने बोला था, कि गेने ने बोला था? चलिए बच्चों, बिल्कुल आप लोग का आंसर सही है। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत किसने दिए थे? चलिए, तो बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने। किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने। द्वितत्व सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन जी ने। और बहुकारक सिद्धांत दिया था किसने? थार्नडाइक ने। इसका मतलब क्या है? उन्होंने बोला था बहुखंड वाले, द्विखंड वाले में, कि बुद्धि दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक जनरल और एक स्पेशल। तो वैसे बुद्धि के दो खंड हैं, बुद्धि के दो खंड हैं, एक जनरल खंड और एक स्पेशल खंड। लेकिन बिने क्या बोलते हैं? नहीं नहीं भैया, बुद्धि का तो एक ही तत्व है, एक ही खंड है। लेकिन थार्नडाइक आते हैं और थार्नडाइक क्या बोलते हैं कि बुद्धि के बहुत सारे खंड हैं, बुद्धि के तो बहुत कारक सिद्धांत हैं। तो एक और आए कौन? हार्वर्ड गार्डनर जी। कौन आए? हार्वर्ड गार्डनर जी। और हार्वर्ड गार्डनर ने बोला कि जो बुद्धि होता है वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 8 प्रकार के बुद्धि होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के बुद्धि होते हैं। इसलिए उन्होंने बोला, हार्वर्ड गार्डनर ने, कि बुद्धि के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर का प्रश्न है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है क्रो एंड क्रो, पियाजे, स्किनर और कोहलर। चलिए, ये महामैराथन चलेगी थोड़ी सी, है ना, मस्त आराम से बैठ के, है ना। चलिए, जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, एक बार जोरों शोरों से लाइक कर देंगे दोस्तों। चलिए, मोटिवेशन मिलता है ना टीचर को। आपका एक लाइक टीचर को मोटिवेशन प्रदान करता है। चलिए, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धिक सिद्धांत दिया था, बिल्कुल आशा जी, है ना। चलिए, बहुकारक थार्नडाइक, बिल्कुल, बहुत सुंदर। चलिए, इसका आंसर दीजिए। जितने मेरे बच्चे हैं, सभी के सभी मेरे जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, इसका आंसर देंगे। चलिए, जोरों शोरों से इसका आंसर देंगे। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मेरे जितने बच्चे हैं सबका आंसर आ चुका है। बिल्कुल आप लोग सही सही आंसर, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। चलिए, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सुंदर। किसने बोला था? ये स्किनर जी ने। चलिए, कुछ बच्चों का गलत हो सकता है क्योंकि ऐसे प्रश्न, है ना। चलिए, बहुत सुंदर, चलिए बहुत सुंदर। जितने मेरे बच्चे हैं सबका बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आंसर। चलिए चलिए, बहुत सुंदर। चलिए, क्या हो जाएगा? चलिए, स्किनर जी। 13 नंबर का क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार। शुरू में 7 बताए थे, फिर उन्होंने एक और बताया, 8वां प्रकार। अब इनमें से इस एक को छोड़ के कौन सा बुद्धि प्रकार है? पहला भाषा, बी सृजनात्मकता, तीसरा अंतर्वैयक्तिक और चौथा डी अंतर्वैयक्तिक। चलिए, जितने बच्चे मेरे रेगुलर रूप से क्लास अटेंड कर रहे हैं, जितने बच्चे मेरे रेगुलर रूप से क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो नियमित रूप से देख रहे हैं, जो नया बैच स्टार्ट करना चाहते हैं, जो साध्य पीएससी एकेडमी का नया सीजी टेट का कोर्स करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स आने वाली है, 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। आप 21 तारीख से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 1 मई से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। सीजी टेट का क्रैश कोर्स हमारा टारगेट है कि 23 जून के पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करा के 100% रिजल्ट के साथ आपको इन चीज़ों को प्रोवाइड किया जाएगा। चलो, बहुत बढ़िया। इसका आंसर मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। जितने बच्चे हैं सबका आभार, बहुत सुंदर। चलिए, क्या हो जाएगा? बिल्कुल, हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार बताया, जिसमें से सृजनात्मकता नहीं है। तो कौन कौन है? पहला है भाषा, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक, तीसरा है क्या? अंतर्वैयक्तिक, चौथा है शारीरिक गति की बुद्धि, है ना, जो शरीर से होता है। 5वां क्या है? संगीतज्ञ। 5वां कौन सा है? संगीतज्ञ बुद्धि। 6वां कौन सा भैया? तो 6वां है आपका स्पेशल बुद्धि, जिसको बोलते हैं क्या? स्थानिक बुद्धि, है ना। क्या बोलेंगे? स्थानिक बुद्धि। 7वां कौन सा है? प्राकृतिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि बोलते हैं जिसको, प्राकृतिक बुद्धि, है ना। चलिए, तो शारीरिक बुद्धि, संगीतज्ञ बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, और एक लास्ट आता है आपका, और ये लास्ट है आपके गणितीय बुद्धि। क्या बोलते हैं? गणितीय बुद्धि वाले, जिनकी लॉजिक अच्छी होती है,
जैसे कि इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं। तो ये 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में किसने बताया है? रायपुर में स्टार्ट होगी, क्या बनपुर में, दोनों जगह, ठीक है कुलेश्वर जी, दोनों जगह होगा। ऑफलाइन की क्लासेस दोनों जगह होगा। नई बैच स्टार्ट हो रही है सीजी टेट की, और ये सीजी टेट का क्रैश कोर्स होगा जो पूरी टीम के द्वारा तैयारी की जाएगी, जो कि 22 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, ठीक है नवीन सर। ठीक है, चलिए, तो ये 8 प्रकार के होते हैं गणितीय बुद्धि। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सुंदर। सर क्रैश कोर्स जो बैच चुके हैं उनके लिए फ्री रहेगा क्या? चलिए, जो नए बच्चे उनके लिए हो सकता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर दीजिए कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। मैंने स्पेशली आपको समझाया है, CCE कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन, हिंदी में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, क्या बोलते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसको मैंने बताया था। सतत मतलब नियमित रूप से निगरानी, नियमित रूप से निगरानी करेंगे, नियमित रूप से बच्चों क्या करेंगे? निगरानी करेंगे और उनका सर्वांगीण विकास करेंगे। और ये सर्वांगीण विकास कैसा कहलाएगा? तो नियमित रूप से विकास करेंगे, सर्वांगीण विकास कैसा कहलाएगा? सतत मूल्यांकन कहलाएगा। व्यापक में क्या होगा? स्कूल में आपका पढ़ाई कराया जाएगा आपके सिलेबस को, साथ ही साथ आपको NCC, NSS, निबंध कंपटीशन, पेंटिंग, आर्ट्स एंड कल्चर भी पढ़ाया जाएगा। ये क्या है? व्यापक मूल्यांकन है। तो जिसमें केवल और केवल पढ़ाई कराया जाए वो क्या है? सतत मूल्यांकन। और जैसे पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटी जैसे खेल कूद हो गया, स्पोर्ट हो गया, क्या है? व्यापक मूल्यांकन। इसके क्या उद्देश्य है? बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सतत मूल्यांकन का उद्देश्य क्या? बच्चों के पढ़ाई में सुधार करना, पढ़ाई में क्या करना? इम्प्रूवमेंट लाना, ठीक है, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट लाना। बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, उपरोक्त में से कोई नहीं। चले, बिल्कुल इसका आंसर मेरे बच्चे जितने बच्चे थे उपरोक्त सभी, क्योंकि भैया मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा है ना कि आकलन का, है ना। चलिए, तो मूल्यांकन का उद्देश्य याद रखना, ये आखिरी में होता है, इंड में। कब होता है? इंड में होता है, आखिरी में। और मूल्यांकन को मैंने लिखवाया था रिजल्ट और परिणाम। क्या बताया था? रिजल्ट और परिणाम। तो जो मूल्यांकन होता है, यहाँ पे असेसमेंट नहीं लिखा है, आकलन लिखा रहता। तो आकलन का मतलब क्या है? बच्चे क्या सीख रहे हैं उसको जानना, उसमें इम्प्रूवमेंट करना। लेकिन यहाँ लिखा है मूल्यांकन, तो मूल्यांकन है बच्चों का उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चों ने क्या सीखा उसको जानना, बच्चों के सीखने में आई कठिनाई को जानना, जिसके लिए हम लोग रेमेडियल टीचिंग पढ़ते हैं अंग्रेजी में, रेमेडियल टीचिंग, जिसको डायग्नोस्टिक करके आप लोग का इम्प्रूवमेंट किया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। चलिए इसको बताएंगे। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण, मनोदैहिक। संकेत क्या क्या पढ़े कब? संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। उसको चालू कर दो भाई, एसी को इतना मार रहे हो गर्मी में। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, पंखा भी चालू कर देना, कम कर दे भाई। चलो चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण और मनोदैहिक। तो बिल्कुल क्या सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन को सीखा जाता है। और बाकी चीज़ संकेत में नहीं, बाकी चीज़ संज्ञान में सीखी जाती। बाकी चीज़ बुद्धि संबंधित है और ये किससे संबंधित है? चले बहुत बढ़िया, चले बहुत सुंदर। एक अगला प्रश्न है आपके चच्चा जी, और ये चच्चा कौन थे? आपके चच्चा जीन पियाजे जी। और जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था पर करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमूर्त स्तर पर चिंतन, समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? संवेदी पेशी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? चलिए इसका आंसर तो सभी बच्चे देंगे, है ना। 16 नंबर का आंसर मेरे जितने बच्चे जुड़ रहे हैं, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो सी टेट की तैयारी कर रहे हैं,
सबके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अभी रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या होता है। चलिए, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है क्या? नहीं। चलिए बिल्कुल, तो बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है? तो बच्चा पहले तो नकल करके सीखेगा। क्या करके सीखेगा? नकल करके सीखेगा, अनुकरण के द्वारा सीखता है। मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है? बच्चा यहाँ पे क्रमबद्धता सीखता है, श्रृंखला सीखता है, संरक्षण सीखता है। ये सब चीज़ क्लास में बता चुका हूँ। औपचारिक में बच्चा परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन करता है, समस्या समाधान करता है, और संवेदीगामक अवस्था में क्या करता है? बच्चा अपने इंद्रियों से सीखता है। कहाँ सीखता है? इंद्रियों से सीखता है। चलिए बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का आंसर सर 15 को एक बार समझा दो, ठीक है, आखिरी में देखेंगे, ठीक है उसको। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बच्चा अमूर्त चिंतन कब करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष की। चलो बहुत बढ़िया। इसी समय बच्चा जासूसी करना सीख जाता है। चलिए एक बार जोरों शोरों से वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों, एक बार जोरों शोरों से वीडियो को लाइक कर देंगे, और लाइक करने के बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए एक बार जोरों शोरों से वीडियो को लाइक कर देंगे। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, और गर्मी बढ़ रही है तो थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो आप लोगों से मिलेगा। चलो 17 नंबर का प्रश्न क्या है? कौन सा सीखना स्थायी होता है? कैसे टाइप के सीखोगे वो स्थायी रहेगा, परमानेंट रहेगा, आपके भेजे में घुसे रहेगा। तो कैसे जो सीखोगे वो आपके भेजे में घुसा रहेगा? ए रटकर, बी सुनकर, सी समझकर, और डी देखकर। चलिए मेरे जितने बच्चे हैं सबका आंसर आ चुका है, और जोरों शोरों से एक बार लाइक कर रहे हैं, और 173। चलिए बिल्कुल हम लोग टारगेट के पास पहुंच चुके हैं। बहुत बढ़िया, जितने मेरे बच्चे हैं सबका आंसर आ चुका है। कैसे, कौन सा सीखना स्थायी होता है? रट कर सीखना कभी स्थायी नहीं होगा, है ना। आज पढ़ोगे आगे पाठ पीछे से पाठ, सुन कर भी नहीं, देख कर भी नहीं, तो क्या समझ कर सीखना, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपके अवधारणात्मक चीज़ सही हैं, तो बिल्कुल आप लॉन्ग टाइम तक इन चीज़ों को क्या करोगे? याद रखोगे। बहुत 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 आभार जितने मेरे बच्चे हैं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह किस अवस्था में है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या बाल्यावस्था? चलिए ऐसा होता है ना, आप लोग भी जब छोटे रहोगे, आप लोग भी जब इस अवस्था में रहोगे तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए घर वालों से लड़ते झगड़ते रहोगे। तो चलिए बताइए इसका आंसर। बहुत बहुत आभार मेरे जितने बच्चे जो लाइक को पहुंचा चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत सुंदर। चलो जितना नोनी बाबू जुड़े हो जल्दी से एक बार, है ना। हर हर महादेव, जय श्री राम। जितने बच्चे हैं चलिए बहुत सुंदर, सबका आंसर देख रहा हूँ, बिल्कुल सही जवाब है, सभी का आंसर आ चुका है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? किशोरावस्था। आप सबको पता है चिड़चिड़ा अवस्था है। ये लड़का कैसे एकदम चिड़चिड़ा वानी है? तो कैसे चिड़चिड़ा वानी है? कहा कि वो किशोरावस्था में, और किशोरावस्था की उम्र का होते हैं 12+। तो जोन जोन लड़का मन, जोन जोन नोनी बाबू मन 13 साल के रही या 12 से 18 साल के रही, ओकर में चिड़चिड़ापन के प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाए, ऑटोमेटिक आ जाते जी। कब की उम्र के खेले, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जितने मेरे बच्चे हैं सबका आंसर आ चुका है, बहुत सुंदर। चलिए जय जय श्री राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? चलो बताओ। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी क्या है? अपसारी चिंतन करने वाले बालक, अपसारी चिंतन करने वाले बालक। अब ये अपसारी चिंतन क्या है? तो अपसारी चिंतन क्या है? चहुमुखी सोच। जिन बालकों का बुद्धि, जिन बालकों का सोच कैसा है? चहुमुखी है। कैसा है? चहुमुखी है। ऐसे बालक अपसारी चिंतन वाले बालक कहलाते हैं। चलिए बढ़िया प्रश्न है ना। चलो जोरदार प्रश्न है। इसी प्रश्न को खाटी प्रश्न बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं मन? खाटी प्रश्न। चलिए बी फॉर बिलासपुर। बहुत बढ़िया। चलिए जितने भी मेरे बच्चे हैं, चाहे वो बलरामपुर के हों, चाहे सुकमा के हों, चाहे जसपुर के हों,
चाहे बीजापुर के हों। तो जितने बच्चे हैं, चाहे धमतरी, बालोद, बलौदाबाजार, जितने मेरे बच्चे हैं, जांजगीर चांपा, रायपुर, जितने भी संभाग के होंगे, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, है ना, जितने मेरे बच्चे हैं बस्तर संभाग वाले, सबका आभार, सबको निवेदन अभिनंदन। चलो बस्तर वाला मन गोंडी सिखाओ जी मोला, है ना, गोंडी हलवी सिखा दो। गोंडी हलवे में कमेंट करे करो, खाटी है, बिल्कुल खाटी है ना। चलो चलो अब सारी चिंतन चौमुखी विकास, बिल्कुल। चलिए चलिए दादू भाई कहाँ है, दिख नहीं रहा, दादू भाई कहाँ चला गया। गोंडी हलवी सिखाओ जी दादू भाई। चलो जम्मो जन मिल के गोंडी हलवी सिखाओ, कमेंट तुमन ना गोंडी हलवी में करे करो, ठीक है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। हमारा नई शिक्षा नीति 2020 क्या बोलता है, हमारी नई शिक्षा नीति 2020 बोलता है कि हमको सभी लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल चलो बिलासपुर ब्रांच खोला ना सर जी, बिल्कुल खोलबो, है ना। गौरेला पेंड्रवाही बोल, बिल्कुल गौरेला पेंड्रवाही यार बहुत है ना, अच्छी जगह है, ठीक है। चलिए गौरेला पेंड्रा मरवाही हो गया, मनेंद्रगढ़ हो गए, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए भी आ गए आंसर, मनेंद्रगढ़ बोल दी सर, बजरंगपुर, चलो बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर हो जाएगा भाषण। भाषण में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, जैसे मैं ही भाषण दे रहा हूँ अभी बैठ के यहाँ पे, तो उसमें कुछ सोच रहा हूँ क्या, नहीं दे रहा हूँ लंबा लंबा भाषा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है, बहुत सुंदर। उत्तर जल्दी बताना सर, चलो बहुत बढ़िया, मिल गया स्वामी जी, है ना, उत्तर का आंसर मिल गया। वो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़बो। और अगला क्वेश्चन का पूछा तुम्हारा कि जोन लड़का मन सीखते या सीखने के क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत कौन दे। चार जब बाबा मन के नाम दे, और कौन कौन से बाबा है, स्किनर, पाउलऊ, थार्नडाइक और कोहलबर्गर। एमा के तुम्हार कौन से बाबा है क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत दे। चलिए छत्तीसगढ़ी बोलता ना, और बाबा ऐसे करके, तो बाबा कौन कौन है, स्किनर, पाउलाउ, थार्नडाइक और कोहलबर्गर। तो कौन से बाबा कुत्ता पे एक्सपेरिमेंट कर रही से, अब कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट करके क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दे रही से। चलिए चलिए बिल्कुल बिल्कुल आंसर। चलिए सर HR बुक में डी ऑप्शन लिया, वो सब इधर उधर, चलो ठीक है। चलिए चलिए भाषण ही है, ठीक है। चलिए क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत कहने का मतलब है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, चलिए बहुत बढ़िया। एक कुत्ते के सामने खाना लेके जाता था, कौन, ये पाउलाउ। और ये पाउलाउ महोदय क्या करता था, कुत्ते के सामने खाना लेकर जाता था और उसको बोलता था खाना खा ले, खाना खा ले, तो उसके मुंह से लार निकलता था। फिर क्या किया उन्होंने, घंटी बजाता था, और घंटी बजाने के बाद क्या करता था, कुत्ते के सामने खाना लेता था, तो फिर उसके मुंह में लार आ जाता था। धीरे 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 क्या किया उन्होंने, खाना ही देना बंद कर दिया, बस बीच में घंटी बजाता था, और घंटी बजाता था तो कुत्ते के मुंह में क्या आ जाता था, लार आ जाता था। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, बिल्कुल शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल थ्योरी। क्लास में इसको मैं डिटेल से समझा दिया हूँ, ठीक है, डिटेल से। सर साइंस कब से स्टार्ट होगा, पर्यावरण खत्म होने ही वाला, 1-2 क्लास बचा, उसके बाद साइंस की क्लास शुरू हो जाएगी, मतलब 2-4 दिन में एक साइंस की क्लास शुरू हो जाएगी। चलिए गुड आफ्टरनून गरिमा जी। मेरे जितने बच्चे एक बार जोरों शोरों से वीडियो को लाइक कर देंगे, एक बार जोरों शोरों से वीडियो लाइक कर देंगे, और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए क्लासिकल कंडीशनिंग बता दिया था, इसी में आपको मैं 4 और बताया हूँ, क्या क्या, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है थार्नडाइक ने। स्किनर ने क्या दिया है, क्रिया प्रसूत का नियम, क्या दिया है, क्रिया प्रसूत का नियम, ठीक है। कोहलबर्गर क्या दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत। चलिए बहुत बढ़िया, जितने मेरे बच्चे हैं लाइक कर दिए हैं, बहुत सुंदर। चलिए धमतरी में भी ब्रांच खोलो सर जी, धमतरी पासिच में यार भनपुर का है ना, आ सकते हो आराम से। कुछ टीचर तो धमतरी से आते हैं ना पढ़ाने के लिए, तो बिल्कुल आप लोग भी आ सकते हो, यहाँ रूम है, रहने की सुविधा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन लोग। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है, मानसिक मंदता कहलाती है। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर दीजिए। थार्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, चूहे पर किया था। चलो, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाता है, इसको पारिवारिक मंदता बोलते हो, जैविक मंदता बोलते हो, आकस्मिक मंदता, चिकित्सा मंदता। चलो इसका आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी दीजिए। चलो जल्दी से आंसर दोगे तो जल्दी से वीडियो कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 6-7 घंटा पढ़ चुके होंगे। तो बिल्कुल हमको स्ट्रॉन्ग करना ही है। सीडीपी टारगेट है कि सीडीपी के 30 के 30 प्रश्न बनना चाहिए, एक भी कट नहीं होना चाहिए। दयानंद सर आप भी तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल सब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए
जितने बच्चे हैं सभी तैयारी कर रहे हैं, और चलिए सभी बच्चे इसका आंसर देंगे, और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए एक बार जोरों से लाइक कर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा जैविक मंदता, है ना। जैविक मंदता मतलब बायोलॉजिकल चीज़ों से संबंधित है, ठीक है, आपके बायोलॉजी से संबंधित है। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? चलिए बताइए, कौन सा जो विशिष्ट अधिगम है, एक विशेष प्रकार का अधिगम, विशेष प्रकार का लर्निंग है जो कि विकलांगता डिसेबिलिटी से संबंधित है। मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डिफिशिएंसी हाइपरसेंसिटिव डिसऑर्डर, ADHD बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चलिए, और ये और टिप्स, चलिए इसको बताइए। जितने मेरे बच्चे हैं सभी के सभी आंसर देंगे 22 का। चलिए, विशिष्ट अधिगम जो विकलांगता से संबंधित है, अधिगम विकलांगता से संबंधित हैं। चलिए, आंसर भी आ ही चुका है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत सुंदर, मेरे जितने बच्चे हैं सभी का सही आंसर आ रहा है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। याद रखना, डिसलेक्सिया जो है विशिष्ट अधिगम विकलांगता है। अगर आपने सा को वाच पढ़ दिया है ना भाई, सा को क्या पढ़ रहे हो? वॉच पढ़ रहे हो। आप 12 को क्या पढ़ रहे हो? 21 पढ़ रहे हो, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं अधिगम विकलांगता। क्या बोलते हैं? अधिगम विकलांगता, ठीक है। तो याद रखना, डिसलेक्सिया जो कि पढ़ने से संबंधित है, डिस्ग्राफिया जो लिखने से संबंधित है। तो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं इसको मैंने अपनी क्लास में बता दिया। चलिए, शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान है। फ्रॉबेल ने क्या किया था? क्या फ्रॉबेल ने स्कूल खोला था? और ये स्कूल कैसा खोला था? ये किस कॉन्सेप्ट की बात की? इन्होंने बोला था कि इस टाइप की शिक्षा अगर बच्चों को दिया जाएगा तो बच्चे बहुत जल्दी सीख सकते हैं। फ्रॉबेल का वह कौन सा सिद्धांत था? ए, क्या फ्रॉबेल ने व्यावसायिक शिक्षा पे बात किया था? क्या फ्रॉबेल ने पब्लिक स्कूल खोलने की बात की थी? क्या व्यावसायिक किंडरगार्टन की बात करता है? क्या फ्रॉबेल लैटिन स्कूल खोलने की बात करता है? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये प्रश्न। और अभी भी जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हो यार, थोड़ा सा समय निकाल के वीडियो को लाइक कर दो, 1 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सुंदर मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत अच्छा, चलिए बहुत सुंदरता है, बहुत बढ़िया। याद रखना, फ्रॉबेल ने दिया था क्या? किंडरगार्टन स्कूल खोलने की बात। क्या बोला था? किंडरगार्टन स्कूल। एक और था मारिया मॉन्टेसरी, है ना। क्या था? मारिया मॉन्टेसरी। तो मारिया मॉन्टेसरी भी आए, खेल खेल में बच्चों को कैसे सिखाना है उसकी बात कर देता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर याद रखना, फ्रॉबेल क्या दिया था? किंडरगार्टन, ठीक है। तो सी हो जाएगा। और जितने बच्चे सी वाले थे, खेल विधि वाले थे, सी फॉर सीजीटेट, बहुत बढ़िया, सी फॉर सीजीटेट। और सी फॉर क्या? सी टेट, सी फॉर सीजीटेट, सी फॉर सी टेट। और सी से मतलब क्या? क्लियर करना है। क्या क्लियर करना है? सीजीटेट और सी टेट। तो बिल्कुल आपको सीजीटेट और सी टेट क्लियर करना है। कैसे करोगे? सी फॉर क्लास अटेंड करके। कौन सी क्लास? सी फॉर सीडीपी की क्लास, और सीडीपी बाई राकेश सर। बिल्कुल, तो जितने बच्चे हैं सी फॉर, बिल्कुल जितने बच्चे थे सी फॉर सीजीटेट सी टेट क्लियर करना है। कहाँ से करना है? यहाँ से करना है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर बहुत लोग 89 को गलत पढ़ देते हैं, ठीक है। चलिए, बिल्कुल लोग गलत पढ़ लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण कौन सा है? संश्लेषण का उदाहरण कौन सा है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बताइए, संश्लेषण का उदाहरण कौन सा है? चलिए बताइए। चलिए, संश्लेषण मतलब क्या होता है पता है? जैसे प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हो ना, प्रकाश संश्लेषण में क्या पढ़ते हो? पत्ती से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, पत्ती में जल मिल रहा है, पत्ती में क्लोरोफिल मौजूद होता है। पत्ती में क्या होता है? क्लोरोफिल मौजूद होता है। और पत्ती को क्या चाहिए? सन की लाइट चाहिए। क्या चाहिए? सन की लाइट चाहिए। तब कहीं जाके क्या बनाता है वो? ऑक्सीजन बनाता है ना। प्रकाश संश्लेषण में यही तो होता है ना। तो प्रकाश संश्लेषण में अलग अलग चीज़ों का क्या होता है? योग होता है। क्या होता है? योग होता है, जोड़ होता है। तो अब आप लोग बताओ कि ये निबंध लिखने का उदाहरण है, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना या चित्र रंगना। बहुत बढ़िया, जितने मेरे बच्चे थे सबका आंसर है सर जी प्रमेय सिद्ध करना। थ्योरम सिद्ध करना क्या है? संश्लेषण का उदाहरण है। जैसे कि आगमन विधि होता है। कौन सा विधि होता है? आगमन विधि होता है। आगमन विधि में क्या होता है? उदाहरण से हम नियम की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। जबकि निगमन विधि में क्या होता है भैया? तो निगमन विधि में क्या होता है? नियम से कहाँ जाते हैं?
उदाहरण की ओर। नियम से कहाँ जाते हैं? उदाहरण की ओर। तो नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? निगमन विधि। और आगमन विधि कैसे बोलते हैं? तो आगमन विधि बोलते हैं किसको? जब हम लोग उदाहरण से नियम की ओर। याद कैसे रखना है? तो याद रखना, निगमन में क्या है? नी, और नियम में क्या है? नी। तो जब हम नियम से उदाहरण में जाएंगे तो इसके सामने भी नी है, इसके सामने में भी नी है। यहाँ पे आगमन में अ, और यहाँ भी क्या है? अ, उसी टाइप का है ना उदाहरण। तो बिल्कुल इसको आप लोग याद रख सकते हो। संश्लेषण और विश्लेषण, तो प्रमेय जब सिद्ध करते हो, थ्योरम जब सिद्ध करते हो तो उसको बोलते हैं संश्लेषण विधि। संश्लेषण में आप छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके एक फाइनल आंसर में पहुंचते हो और बोलते हो इति सिद्धम, प्रूव दैट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है? सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की क्रिएटिविटी को उत्प्रेरित करता है, सृजनात्मकता को बढ़ाता है, क्या होगा? बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, या फिर इनमें से कोई नहीं। फेवरेट क्वेश्चन, सीजी टेट का फेवरेट क्वेश्चन। तो मेरे जितने बच्चे जो सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल है ना, जो बच्चे सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इंग्लिश में भी टाइप करवाओ सर जी, बिल्कुल यार, है ना। चलो, सीखने का वह मॉडल कौन सा मॉडल है? लर्निंग मॉडल बताओ जो क्रिएटिविटी को उत्प्रेरित करता है। बैंकिंग मॉडल, क्रिएटिव मॉडल, या प्रोग्रामिंग मॉडल की नॉन ऑफ दिस? चलिए बताइए, तीनों को समझा देता हूं। बैंकिंग मॉडल क्या है? तो बैंकिंग मॉडल है, बैंक में क्या होता है? क्रेडिट और विड्रॉ। ध्यान से सुनना, शब्द को समझना। बैंकिंग मॉडल, बैंक में क्या होता है? क्रेडिट मतलब जमा करते हो पैसा, और उसको क्या करते हो? विड्रॉ करते हो, निकाल लेते हो। तो क्रेडिट और जमा, वैसे ही जब आप बच्चे को सिखाते हो, बच्चे को रटाते हो, और बच्चा जैसे जैसे रटता है, जैसे बैंक में पैसा जमा करोगे उतना ही निकालोगे ना। अब 4000 बैंक में जमा करोगे तो 4000 निकलेगा, 4000 जमा करने के बाद 10,000 थोड़ी निकल जाएगा। तो वैसे ही बच्चे को जैसे आप रटाओगे वैसे ही बच्चा क्या करेगा? आपको देगा, वैसे ही वो समझेगा। तो बैंकिंग मॉडल कहने का मतलब क्या है? जैसे आप बच्चे को रटा रहे हो, जैसे बच्चे को सिखा रहे हो, अनार क्या तो बच्चा बोलेगा क्या? अनार क्या। कलम के कहा तो बच्चा बोले कलम के कहा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो बच्चा भी वैसे ही बोलेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो जैसे बोलोगे आप, जैसे पढ़ाओगे वैसे ही बच्चा रट के आपको देगा। जैसे बैंक में आप पैसा जमा करते हो वैसे ही उसमें निकालते हो, इसको क्या बोलेंगे? बैंकिंग मॉडल। जबकि रचनावादी मॉडल में क्या होता है? क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है। जबकि प्रोग्रामिंग मॉडल भी क्या है? रटने पर जोर दिया जाता है। प्रोग्रामिंग, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हो ना, इनपुट देते हो और जैसे इनपुट दोगे वैसे ही आउटपुट मिलता है ना। अब हाथी का फोटो डाले घोड़ा थोड़ी निकल जाएगा भाई, जैसा आप डालोगे इनपुट वैसे ही तो मिलेगा ना आपको। इसीलिए क्या है? प्रोग्रामिंग मॉडल तो कंप्यूटर संबंधित है। तो ये प्रोग्रामिंग मॉडल में क्या है? टीचर रहता है, शिक्षक की भूमिका ज़्यादा रहता है। बैंकिंग मॉडल में शिक्षक की भूमिका ज़्यादा रहता है, कर्ता धर्ता शिक्षक है। जबकि रचनावादी मॉडल में क्या होता है? बालक की भूमिका ज़्यादा होता है, ये कर करके सीखता है। कौन? बालक। बालक जो है कर करके सीखता है। सर मैथ्स और पेडागॉजी का क्वेश्चन भी लाइएगा, बिल्कुल लाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, जितने मेरे बच्चे थे इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिटिक्स का होगा ना, संविधान पढ़ाएंगे धीरे से। सर बैठे पूछ लो ना, है ना। चलिए, बैंकिंग रटने पर जोर दिया जाता है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, चलिए। और प्रोग्रामिंग में क्या होता है? टुकड़ों टुकड़ों पर सिखाया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से। कहाँ से होता है बताओ? अलगाव से होता है क्या? भीड़ से होता है क्या? संपर्क से होता है क्या? दृश्य से, सामग्री से? कहाँ से होता है सामाजिक अधिगम? बता दीजिए, सामाजिक अधिगम कहाँ से शुरू होता है? चलिए, मेरे जितने बच्चे हैं बिल्कुल इसका आंसर देंगे। चलिए इसका आंसर दीजिए, मेरे जितने बच्चे हैं इसका आंसर देंगे। चलिए क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल इसका आंसर देंगे। जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर पाए किसी कारणवश, एक बार जोरों शोरों से वीडियो क्या कर देंगे? लाइक कर देंगे। चलिए बिल्कुल इसका आंसर भी आ चुका है कि सर जी सामाजिक अधिगम कहाँ से आरंभ होता है? संपर्क से होता है। इसको कौन बोलता है? वाइगोत्स्की जी बोलते हैं ना। वाइगोत्स्की क्या बोलता है? सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। वाइगोत्स्की क्या बोलता है? सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। हम लोगों से जब बात करते हैं, इसको उन्होंने भाषा को औजार बताया था। भाषा क्या बोला था उन्होंने? टूल्स की तरह बताया था। 3 चीज़ें होता है, सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा। सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा। चलिए हो गया।
नीचे लेने को बोलो उनको। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास, नीचे क्लास। चलिए बताइए कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, बालक के जो शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती कहाँ से होती है? चलिए इसका आंसर देंगे जोरों शोरों से। चलिए लाइक कर दिए सर जी, बहुत बढ़िया। चलिए बता दीजिए इसका आंसर, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए चलिए इसका आंसर देंगे, चलिए जोरों शोरों से इसका आंसर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा क्या होती है? मैंने इसको बताया था कि बालक का जो विकास होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है भैया? शिरोद पदोन्मुखी। क्या होता है? शिरोद पदोन्मुखी, शिरोद पदोन्मुखी। और एक और होता है समीपस्थ दूरस्थ विकास। क्या होता है? समीपस्थ दूरस्थ विकास। सेफेलोनोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोनोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, एक में क्या होता है? सिर से पैर की ओर विकास होता है, और दूसरे में क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। तो देख लीजिए कौन सा सूटेबल आंसर है कि किसमें सिर से पैर की ओर हो रहा है और किसमें क्या हो रहा है? केंद्र से बाहर की ओर हो रहा है। बहुत बढ़िया, जितने मेरे बच्चे थे सबका आंसर आ चुका है। जी हाँ, इसका आंसर है सर जी सिर से पैर की ओर और शरीर में मध्य से केंद्र की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र, ये सभी। चलिए चलिए इसका आंसर देंगे, जोरों शोरों से इसका आंसर देंगे जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर देंगे सिर से पैर की ओर। बहुत सुंदर। चलिए इसका आंसर दीजिए कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा की, यंत्र की, ये सभी। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा श्रवण बाधित बच्चे। श्रवण बाधित मतलब जिन लोग को सुनने में प्रॉब्लम हो। कैसी प्रॉब्लम हो? सुनने में दिक्कत हो, ऐसे बच्चों को श्रवण बाधित बोलते हैं। और ऐसे बच्चों के लिए कौन सा लैंग्वेज? सांकेतिक भाषा, जैसे कि दो बोलना है, ABCD लेना, तो इस टाइप का उन लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए जिसको ब्रेल लिपि भी बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, जितने मेरे बच्चे हैं बिल्कुल लाइक कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों कि बालक का विकास का परिणाम क्या है? चलिए बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, कम से कम सभी एग्जाम में 1000 बार से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन अगर बोला जाए तो यही है कि बालक का विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम का कि वातावरण का? कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का? और क्या डी आर्थिक कारकों का? चलिए इसका आंसर दीजिए। सभी बच्चे का इसका आंसर मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि रिपीटेड प्रश्न है। बहुत बढ़िया। चलिए पूनम जी बहुत सुंदर, अंकु कुमार जी, रॉयल जी, बिग बॉस, गरिमा जी, रश्मि आदित्य, पुष्पेंद्र भाई। चलिए सबका आंसर आ चुका है। अंजलि जी बहुत सुंदर, प्रवीण बहुत बढ़िया। चलिए कुसुम जी, निशा जी, रौनक जी, राजाराम बहुत सुंदर, यातनाम। चलिए बहुत बढ़िया, कल्याणी जी, पूनम जी, चलिए बहुत सुंदर। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, परमेश्वरी, प्रतिभा, नीलू, ज्योति, चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसका आंसर भी आ ही चुका है। बहुत सुंदर, एक एक बच्चों का आंसर सही है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः क्रिया का। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इनमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, ससंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्र का होता है। और ऑप्शन डी आपसे बोल रहा है कि ये इनमें से सभी। तो चलिए जितने बच्चे इसका आंसर देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल इसका आंसर देंगे, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं बिल्कुल इसका आंसर आप ही लोग देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। और जितने बच्चे थे बिल्कुल जी हाँ, चलिए नीचे चले जाइए ना, सर को बोल दीजिए नीचे ले लेंगे क्लास। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? चलिए इसका आंसर देंगे कि जो सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है, ये बताइए कि प्रोजेक्ट विधि क्या होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है सर जी। 15 को एक बार बिल्कुल समझा दूंगा, ठीक है। आपके जो जो डाउट वाले प्रश्न है उसको मैं समझा दूंगा। और इसको बताइए कि प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। चलिए बहुत बढ़िया, जिन बच्चों का आंसर आ चुका है बिल्कुल आंसर सही है। प्रोजेक्ट विधि क्या है? तो प्रोजेक्ट विधि है आपके करके सीखने में, और ये प्रोजेक्ट विधि सभी के लिए, चाहे वो बाल्यावस्था हो, पूर्व बाल्यावस्था या किशोरावस्था, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो जिन बच्चों का आंसर डी था बिल्कुल सही जवाब है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? चलिए किस मनोवैज्ञानिक ने बताया था कि सीखने का मतलब होता है ज्ञान का निर्माण करना। ज्ञान का क्या करना? निर्माण करना। और ये ज्ञान का निर्माण करने के बारे में किसने बोला था? आप सबको पता है रचनावाद के बारे में किसने बताया था? बालक जो होता है नन्हे वैज्ञानिक होता है। किसने बोला था? मैंने अपने क्लास में बताया था इसको कि बालक को नन्हे वैज्ञानिक होता है, ये बोला है। बालक को रचनावादी बोला है, ये किसने बोला था? चलिए बहुत सुंदर, बिल्कुल इसका आंसर आ चुका है। चल प्रोजेक्ट विधि जॉन डिविन दिया था, बहुत बढ़िया। चलिए इसका भी आंसर आ ही चुका है, बहुत सुंदर। मेरे जितने बच्चे थे, चलिए महामैराथन चलेगी, ठीक है। चलिए महामैराथन क्लासेस सीडीपी का महत्वपूर्ण सेक्शन। चलिए जो 60 प्रश्नों का संकलन है, एक बार जोरों शोरों से जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देंगे। और इसका आंसर बता दूं दोस्तों, इसको बताया था जीन पियाजे जी ने। मैंने अपने क्लास से बताया था कि अपने ही क्लास से बताया था, बच्चे जो होते हैं छोटे वैज्ञानिक होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, और ये रचनावाद को मानते हैं, कर करके सीखने का मतलब मानते हैं। चलिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए? याद रखना, मूल्यांकन और आकलन अलग अलग होता है। दोनों के बारे में बता देता हूं कि मूल्यांकन क्या होता है और आकलन क्या होता है, ठीक है। मूल्यांकन क्या होता है और आकलन क्या होता है, तो आपको बता दूं दोस्तों कि मूल्यांकन क्या है और आकलन क्या है। मूल्यांकन क्या है और आकलन क्या है? तो मूल्यांकन होता है एंड में, आखिरी में, सत्र के आखिरी में, वर्ष के आखिरी में, और ये आपको रिजल्ट देता है। क्या देता है? रिजल्ट। कहने का मतलब परिणाम देता है। क्या देता है? परिणाम देता है। तो याद रखना, मूल्यांकन का मतलब होता है एंड में होता है, ये रिजल्ट देता है, परिणाम देता है। जबकि ये क्या है? ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस है। क्या है? ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस कहने का मतलब है जब किसी बालक को आप पढ़ा रहे हो, जब किसी बालक को सिखा रहे हो, उस दौरान अगर बालक गलती करता है, आप उसको कुछ सिखाते हो, ये क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। और ये होता है जजमेंट के लिए, सॉरी किसके लिए होता है? इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये होता है इम्प्रूवमेंट के लिए। किसके लिए होता है? इम्प्रूवमेंट, सुधार के लिए। और ये किसके लिए होता है? जजमेंट, है ना। ये होता है जजमेंट के लिए, और वो होता है किसके लिए? आकलन, इम्प्रूवमेंट के लिए। तो याद रखना, मूल्यांकन आखिरी में होता है, सत्र के आखिरी में, चाहे सेमेस्टर एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो। और आकलन क्या है? ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, पढ़ाई के दौरान होता है, जिसमें सुधार की व्यवस्था होती है। सुधार करना है बालकों का, इम्प्रूवमेंट करना है। जबकि मूल्यांकन क्या होता है? जजमेंट होता है, फाइनल एंडिंग आंसर होता है। अब आप लोग बताएंगे इसका आंसर कि मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, वह पता लगता है कि बच्चे की उपलब्धि क्या है, बच्चे के सीखने किस तरह ज्ञान होता है, कि शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, इससे भी बिल्कुल नहीं होगा। चलिए बता दीजिए क्या हो जाएगा। जी हाँ, जिन बच्चों का आंसर था सी कि सर जी बच्चों के सीखने का स्तर का ज्ञान होता है, कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, ये मूल्यांकन से पता चलता है। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? चलिए जोरों शोरों बता देंगे इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। चलिए जितने मेरे बच्चे हैं सभी के सभी बताएंगे कि बुद्धि लब्धि क्या होगी। चलिए हर हर महादेव। चलिए एक बार मेरे जितने बच्चे हैं इसका आंसर देंगे। और सबको पता है IQ लेवल कैसे निकालते हैं। तो IQ निकालते हैं मेंटल एज बट्टे क्रोनिकल एज गुना 100, मेंटल एज बट्टे क्रोनिकल एज गुना 100। यहाँ पे मानसिक आयु कितना दिया है? 12 वर्ष। क्रोनिकल आयु कितना दिया है? 10 वर्ष। और गुना क्या हो जाएगा? 100। और IQ ऐसे आप लोग निकाल सकते हो। तो इसका IQ लेवल क्या हो जाएगा भैया? तो इसका IQ लेवल हो जाएगा क्या? यहाँ से 0 और 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और 12 गुणी 10 कितना हो जाएगा? 120। तो इसका IQ लेवल कितना है?
120। तो जिन बच्चों का आंसर था कि सर जी 120 होगा, जिन बच्चों का आंसर बिल्कुल सी था, चाहे ओ हो जाए, कौन सा बच्चा है, चाहे अंजन जी हो जाए, सीता जी हो जाए, सुसंती जी हो जाए, चले बहुत बढ़िया, बिंदिया जी, रोशनी जी, पूजा जी, बबीता, अंचल, मोनिका, बहुत बढ़िया। जितने मेरे बच्चे हैं, अलका जी, प्रतीक, बहुत बढ़िया प्रतीक, है ना। चलिए सरवन भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है, बहुत सुंदर। चलिए एक बार जोरों शोरों से लाइक कर दो जो बच्चे लाइक नहीं किए हो, बहुत सुंदर, अच्छा लगता है। ऐसे अगर आप लोग मैथमेटिकल क्वेश्चन को बनाते हो ना, ऐसे बनाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो बहुत अच्छा लगता है यार, ठीक है, क्योंकि आपको सूत्र भी पता है, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर पता है ना, तो खुशी होती है दिल से, नहीं बता रहा हूँ, है ना, अच्छा लगता है, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है, आपको सूत्र याद है, आपको सूत्र तो याद है, और कैसे बनाते हैं, कैसे बुद्धि लब्धि निकालते हैं, इतना अगर आपको पता है, मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, बहुत सुंदर। एक एक बच्चे का पात्रता परीक्षा निकलनी चाहिए, ये मेरा टारगेट है। जितने मेरे सीजी टेट वाले बच्चे हैं, सबका पात्रता परीक्षा निकलना चाहिए। स्पेशली बता रहा हूँ, पेपर 2 वाले को अगर कुछ भी दिक्कत होगा, पेपर 1 तो निकल जाएगा, मैं बता रहा हूँ, उसमें तो 30 में 30 आएगा। पेपर 2 वालों को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है सब्जेक्ट में, चाहे गणित और विज्ञान में हो, चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, ठीक है, चाहे सामाजिक विज्ञान में भी क्यों ना हो, तो बिल्कुल हमारी टीम बैठी है आप लोगों के लिए। हमारा टारगेट है 100% रिजल्ट, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, परिपक्वता का संबंध किससे है। चलिए बहुत बढ़िया, परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी का संबंध किससे है। चलिए बहुत बढ़िया सर, थोड़ा जल्दी कीजिए ना सर, मोबाइल 8 बजे तक, बहुत बढ़िया, ठीक, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखना इतना स्पीड में चलेंगे कि आप लोग खुश हो जाओगे। चलो बहुत बढ़िया। साइंस में डिफिकल्ट है सर जी, बिल्कुल लता जी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, मेरे द्वारा उसको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल डोंट वरी। क्या क्या हो गया, क्या क्या बचा बता देना, उसके लिए मैं अलग से मैराथन लाऊंगा, भी हो जाएगा। चलिए सर रायपुर में है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, रायपुर में है, हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए चलो, जितने बच्चे इसका आंसर देंगे, चलिए आप ही लोग बताइए, परिपक्वता मैंने कहाँ पे पढ़ाया था, सृजनात्मकता, मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी भैया विकास में मैंने पढ़ाया था कि परिपक्वता का संबंध किससे है, विकास से है, याद रखना, मैच्योरिटी का संबंध विकास से है, परिपक्वता का संबंध विकास से है, ये बुद्धि नहीं है, ये वृद्धि है, क्या है, वृद्धि है, ठीक है। तो याद रखना परिपक्वता का संबंध किससे है, बिल्कुल परिपक्वता का संबंध है, जी हाँ, विकास से, याद रखना विकास का संबंध है परिपक्वता, अगर आप परिपक्व हो गए हैं मतलब विकास हो गए हैं। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत नियम, प्रबलन का सिद्धांत, उपरोक्त में सभी। चलिए इसको बताइए व्यवहारिक सिद्धांत कौन सा है, तो व्यवहारिक सिद्धांत कौन सा है, सभी के सभी, तो जितने हैं सभी के सभी व्यवहारिक सिद्धांत है। मैंने बताया था 2 प्रकार के अधिगम करता है, अधिगम करता मतलब अधिगम को समझाने वाले 2 प्रकार थे, अपने क्लास में बताया था ना, कौन कौन से 2 प्रकार, पहला थे संज्ञानात्मकवादी, संज्ञानवादी लोग, ये लोग क्या बोलते थे, बुद्धि से बोलते थे, और कुछ ऐसे भी थे जो व्यवहारवादी थे, प्रैक्टिकल किए। प्रैक्टिकल में कौन कौन थे, तो मैंने बताया था इसमें थार्नडाइक थे, है ना, थार्नडाइक थे, स्किनर थे, पावलाव थे, CL हल थे, तो सभी क्या है, व्यवहारवादी हैं। इसको मैंने अपने क्लास में विस्तार पूर्वक समझा दिया है, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे, सबका आंसर आ चुका है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता निःशक्त बच्चों पर, 6 से 14 वर्ष के आयु बच्चों पर, 14 से 18 वर्ष के आयु बच्चों पर, और बच्चों की नियुक्त उपस्थिति पर। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, याद रखना निःशक्त बच्चे पर लागू नहीं होता, निःशक्त बच्चे पर लागू नहीं होता, इन पर कहाँ होता है। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेस्ट मोस्ट MP के क्वेश्चन, वेरी MP, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, जितने मेरे बच्चे हैं जो वीडियो को लाइक कर दिए जोरों शोरों से, बहुत बढ़िया। सर आंसर हमें देने दीजिए सर, ताकि अपना स्वतंत्र, बहुत बढ़िया, ठीक है। कुलेश्वर जी आप ही लोग आंसर दीजिए, ठीक है, आप लोग के लिए तो आंसर देना ही है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए क्या हो जाएगा, निःशक्त बच्चे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है, एक भाषा, द्विभाषा, 3 भाषा, बहुभाषा। चलिए बताइए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005, देखो हर टॉपिक से मैं क्वेश्चन लाया हूँ, हर टॉपिक से आपको भी बहुत सारे, देखो RT से देखने को मिल गया, NCF से देखने को मिल गया, नई शिक्षा नीति 2020 से देखने को मिल गया, आकलन मूल्यांकन से देखने को मिल गया, जिन प्याजे से क्वेश्चन मिला, वाइगोस्की से क्वेश्चन मिला, कोहलबर्गर से मिला, थार्नडाइक से मिला, EP पावलाव से मिला, स्किनर से मिला,
सभी टॉपिक से, सृजनात्मकता से मिला, विकास और वृद्धि से मिला, बुद्धि से मिला, व्यक्तिगत विभिन्नता से मिला, विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक हैं संवेग से मिलेगा, अभिप्रेरणा से क्वेश्चन मिलेगा। सभी टाइप के प्रश्न इसमें समाहित हैं और इसका आंसर जैसे कि आप दे रहे हो बहुभाषा। और जिन बच्चों का आंसर 3 भाषा है तो याद रखना त्रिस्तरीय भाषा बोलता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020 बोलता है त्रिस्तरीय भाषा, जबकि एनसीएफ क्या बोलता है बहुभाषा। तो याद रखना एनसीएफ बोलता है क्या बहुभाषा और नई शिक्षा नीति 2020 क्या बोलता है त्रिभाषा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन पाठ्यचर्या 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? चलिए नहीं है पूछा गया है तो याद रखना निगेटिव वर्ड क्या है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये नहीं है। ठीक है, चलिए ये बिल्कुल नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत शामिल नहीं है। चलिए गलती हो गया सर जी, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए बहुत गर्मी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा सा फैन ऑन कर लिया जाए। चलिए थोड़ा सा आप लोगों को करकट की आवाज़ लगेगी तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? चलिए मेरे जितने बच्चे हैं सभी आंसर देंगे तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है। चलिए बिल्कुल इसका आंसर देंगे तनाव और क्रोध की अवस्था। तो सबको पता है ना, मेरे जितने बच्चे हैं सबको पता है कि तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा सर जी बिल्कुल। सर कितने क्वेश्चन हैं? हो जाएगा, टेंशन मत, तो जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, हो जाएगा। चलिए किशोरा अवस्था, किशोरा अवस्था 11 नंबर क्वेश्चन कौन है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना, चलो बताओ किस उम्र में शर्म आ जाता है? गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था कि वृद्धावस्था? चलिए मेरे जितने बच्चे हैं आंसर देंगे। चलिए आप ही लोग बोलते हो यार, कोई बोलते हो स्लो में पढ़ाइए, कोई बोलते हो फास्ट कराइए सर। चलिए आप लोग की इच्छा क्या है, स्लो में कराना है कि फास्ट में कराना है? स्लो कीजिए सर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मॉडरेट पे चलते हैं, ठीक है, मीडियम लेवल पे चलते हैं, 50 की स्पीड से। 80 नहीं चलाएंगे और ना ही 30 नहीं चलाएंगे, मॉडरेट लेवल पे चलते हैं। और बताइए इसको कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास कहाँ होता है? तो शर्म लगता है और गर्व होता है कहाँ पे? किशोरावस्था में। इन्होंने बहुत शर्माथे, ऐसे कथन नहीं तो शर्माथे कब? वो जब 12 साल के ऊपर हो जाते तब, है ना, जब उनमें परिवर्तन आ जाते तब परिवर्तन की उम्र काला कथे किशोरावस्था, है ना। तो जन्नो बाबू वन का आंसर, नोनी वन का आंसर बिल्कुल सी है। सर नहीं सर जी, ठीक है। चलिए सी फॉर चेन्नई सुपर, चेन्नई सुपर किंग्स का मैच चल रहा है क्या आज? हो गया ना, अभी तो कल ही तो था शायद तक। चलिए चलिए बिल्कुल दोनों लेवल पे चल रहे हैं, एकदम फास्ट हो रहा है सर जी। चलो ठीक है, स्लो कर देते हैं, ठीक है। फास्ट सर जी सुबह से बैठे हैं, चलो मैं लेवल बढ़ा के चलता हूँ, ठीक है, मॉडरेट लेवल पे चल रहा हूँ, टेंशन मत लो। चलिए मैकडुगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग का कौन सा है? सबको पता है मैकडुगल के संवेग की जो प्रवृत्ति इसकी संख्या कितनी है? 14। पिछली बार शिक्षक भर्ती में पूछा गया था, मैकडुगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्ति की संवेग की संख्या कितनी है? 14 है। कितनी है? 14 है। और इनमें से जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? ए भय से, बी घृणा से, सी इनसे और डी भूख से। चलिए मेरे जितने भी बच्चे हैं, चलिए चलिए आपको जितना अच्छा लगता है अगर उतना फास्ट कराइए, एक्सप्लेन करके पढ़ाइए, बिल्कुल एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे। चलो तो मैकडुगल के अनुसार 14, और ये मैकडुगल बोलता है अलग अलग संवेग के बारे में, ठीक है। सर कितना टाइम तक चले क्लास? मुश्किल से चलेगा 10 मिनट और, ठीक है। 10 मिनट बाद आराम से, है ना, मोबाइल बंद करके लेट जाइएगा और आराम से सो जाइएगा, ठीक है, खाना वाना खा के, क्योंकि आज बहुत टाइम से मोबाइल में ही लगे हो। सुबह से हमारी क्लासें चल रही, 9 बजे से मैराथन क्लास चल रहा है, तो 9 बजे से मोबाइल में लगे हो। इसके बाद और जगना नहीं है, हेलो बाबू क्या कर रही है, खाना वाना खाई कि नहीं खाई, क्या कर रही है, दिन भर से तुमसे बात नहीं किया हूँ, व्हाट्सएप में आ जा, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। चुपचाप मोबाइल साइड में रखना और पढ़ाई करना, ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? तो इसका आंसर हो जाएगा आश्चर्य, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत बढ़िया,
जितने मेरे बच्चे हैं सबका आंसर आ चुका है, आश्चर्य। चलिए सर जी 11 नंबर के क्वेश्चन में बाल्यावस्था को लिया है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, और बाल्यावस्था को लिया गया था, बाद में चेंज कर दिया। चलिए थ्योरी क्लास कितना समय लगता है सर? थ्योरी क्लास लगता है भैया 11-12 बजे, ठीक है, 12 बजे आइए साध्य PSC एकेडमी के एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे। चलिए हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल और 11 से 16 साल। 11 का गलत हो गया सर जी, कोई बात नहीं जी, है ना। चलिए जितने भी स्माइल वाले बच्चे हैं बाबू सोना नहीं करना भैया, है ना, बाबू सोना तो करना ही नहीं है आप लोगों को। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दो यार, है ना। चलो क्योंकि ज़्यादा मोबाइल भी नहीं चलाना, ठीक है, डिस्प्ले के सामने नहीं रहना है, सर दर्द देगा, क्योंकि भैया हमको तो टीचर बनना है ना, बाबू सोना तो बाद में बनेंगे, है ना। चलो टीचर बनना है, एक पोस्ट लेना है, उसके बाद ही फिर जो करना है करेंगे। चलो मेरे जितने बच्चे हैं सबका आंसर आ चुका है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 जन्म से 2 साल। सबको पता है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था दिए, जिसमें अवस्था है संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 साल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल, फिर उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत सुंदर आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, चलो बता दो भैया, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार सोच समझ कौशल में वृद्धि। चलिए इसको बता दोगे तो मतलब विकास और वृद्धि का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए मेरे जितने जवाज बच्चे हैं, जितने मेरे होशियार बच्चे हैं, वेल टैलेंटेड बच्चे हैं, उनसे मैं इसका आंसर जानूंगा, इससे आंसर चाहूंगा। चलिए बिल्कुल इसका आंसर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसका आंसर जिन्होंने दे दिया विकास वृद्धि को समझ लिया। चलिए बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगा? विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? PCSE। PCSE क्या किसका वृद्धि होता है? फिजिकल आकार, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोच समझ की, और सामाजिक और इमोशनल, है ना, ये चारों चीज़ समाहित है विकास में, ठीक है। विकास में चारों चीज़ें समाहित है। PCSE। अगर पूछा जाता भैया वृद्धि का मतलब क्या है, तो वृद्धि का मतलब होता है शारीरिक परिवर्तन, और यहाँ पे पूछा गया क्या है? बिल्कुल जी हाँ। चलिए सर, चलिए बिल्कुल फास्ट करते हैं। बाल्यावस्था होती है, चलो बाल्यावस्था कुमार बता दो जल्दी, इसको तो बता ही लोगे। चलिए बाल्यावस्था कुमार होता है 12 वर्ष तक, है ना। चलो 16 नंबर का प्रश्न क्या है? शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, नैतिक विकास होता है। चलिए सर संवेग व संवेदी में अंतर। संवेग मतलब इमोशनल होता है, ठीक है, जैसे रोना धोना ये सब संवेग है, और संवेदी मतलब शिशु को बोलते हैं, ठीक है, ठीक है निर्मला जी। संवेदी मतलब शैशव अवस्था, जिसमें बच्चा मान के चलो 2 साल तक कराता है ना, शिशु अवस्था बोलते हैं, उसको संवेदी बोलते हैं। और संवेग मतलब रोना धोना, गुस्सा करना, चिड़चिड़ाना, ये सभी संवेग है। चलो अंग्रेजी में बोलते हैं उसको सेंसरी मोटर स्टेज, इसको बोलते हैं संवेग को क्या बोलते हैं? इमोशनल, है ना। चलो बहुत बढ़िया, इसका भी आंसर आ चुका है 16 का ए, बहुत बढ़िया। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या है? शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायु मंडल, स्मृति, प्रेरणा और समायोजना। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा आ चुका है, और आप सबको पता है शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए जितने बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे। कल भी मैराथन क्लास रहेगा क्या सर? देखता हूँ, ठीक है, अगर मूड बन गया तो कल साइंस और मैथ्स का या तो इंग्लिश का ले देंगे, ठीक है। चलिए ले देंगे, बिल्कुल ले लेंगे। स्नायु मंडल वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। चलो इसको बता दो, इसको तो बहुत गलत करोगे मेरे पता है, ध्यान से बनाना इसको गलती नहीं करना है भैया, इसको मैं आपको समझाऊंगा।
और मेरे को पता है ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे। चलो, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे गलती नहीं करना चाहिए, जो बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे, है ना। चलिए, इसका आंसर दीजिए। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, क्या कहा गया है? चलिए, जो बच्चे नए बच्चे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरा जो मैराथन क्लास है सीडीपी का, अंग्रेजी का, हिंदी का, वो मिलेगा, साइंस का, है ना, बिल्कुल साध्य पीएससी एकेडमी में जो घटना घट रही है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। और इसका आंसर, जैसे कि आप लोग, मेरे को पता था गलत सलत दोगे, और इसका आंसर है भैया समावेशी शिक्षा। तो वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? समावेशी शिक्षा। ठीक है। चलिए, व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है? व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या अधिगम और वृद्धि है, व्यक्तिवृत्त अध्ययन है, उपचारात्मक अध्ययन है, कि इनमें से कोई नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, इसको बताइए, समावेशी शिक्षा क्या है? सामान्य बच्चों के साथ सामान्य स्कूल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा देना। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? अधिगम और वृद्धि। अधिगम और क्या हो जाएगा? वृद्धि। आखिरी प्रश्न है बच्चों, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? वह कौन से रोग से पीड़ित है? मलेरिया से, कि डिसलेक्सिया से, कि फाइलेरिया से, कि टाइफाइड से? चलो बताओ भैया, कौन से रोग से पीड़ित है? चलो, इसको तो बताओगे। जितने बच्चे हैं, हर हर महादेव, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कारम। चलिए, सेशन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि 4:30 बज गया है ना। आप लोग भी थके हारे होगे, सुबह से आप लोग तैयारी कर रहे हो, 9 बजे से कंटिन्यू मैराथन क्लास ले रहे हो, आपको थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है ना। चलिए, तो मेरे जितने बच्चे थे सबने बहुत अच्छे से भागीदारी दी, और इसका आंसर आप सबको पता है, इसको मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि कोई बच्चा कक्षा में सी को डी पढ़ रहा है और डी को सी लिख रहा है। तो लिखना या पढ़ना अलग अलग होता है। ठीक है। तो लिख रहा है मतलब डिस्ग्राफिया, और पढ़ रहा है मतलब डिसलेक्सिया। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों का आंसर आ चुका है, एक एक बच्चों का मैं आंसर देख रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आभार। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। चलिए, जो बच्चे अभी नए हैं और वीडियो को लाइक नहीं, एक बार लाइक कर देंगे। ठीक है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। ठीक है खेमलता जी, ठीक है। खेमलता बोरी, सर जी मेरा नाम भी तो ले लो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खाना भी नहीं खाई हूँ सर, खाना वाना खाओ यार, है ना। हेल्दी रहो, बढ़िया से भोजन पानी ग्रहण करो, खाना वाना दबा खाया करो। ठीक है। पढ़ने लिखने में कोई भी समस्या रहती, किसी भी कॉन्सेप्ट में समझने में दिक्कत आती, बढ़िया से रखा करो। ठीक है। खाना वाना अच्छे से खाया करो। कुलेश्वर साहू बोल रहे, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न था। धन्यवाद भाई जी, है ना। जितने भी मेरे बच्चे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मेरा क्वेश्चन में सभी आंसर सही है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में लाएंगे साइंस और हिंदी के सेशन के प्रश्न। चलिए सर, इसका PDF कंटेंट में बिल्कुल डलवा दूंगा। ठीक है। चलो।